शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ और पहली बड़ी खबर है बंगाल में क्या तमाशा और बवाल हो रहा है। बाबरी गीता पर घमासान भारी हो रहा है। कल मैंने आपको दिखाया था बाबरी मस्जिद बनाने के लिए कैसे बंगाल में लोग ईंट लेकर पहुंच रहे थे बाबरी निर्माण के लिए मुर्शिदाबाद में। तो कल बंगाल में यह शक्ल देखी, आज बंगाल पहुंच गए बाबा बागेश्वर। बाबरी के साथ के बाद अब बाबा बागेश्वर की एंट्री कोलकाता में हुई। इसलिए सुर्खियों में था बंगाल क्योंकि वहां बाबरी की नींव रखी जा रही थी। आज बाबा बागेश्वर पहुंच गए बंगाल। कल की तस्वीर आपको याद होगी, कल न सिर्फ नींव रखी जा रही थी बल्कि हजारों लाखों की भीड़ बाबरी की नींव रखने के लिए पहुंची थी। कल बंगाल से तस्वीर थी। आज बंगाल में 5 लाख हिंदू बाबा बागेश्वर और स्वामी रामदेव ने बुला लिए। दूसरी तरफ देखिए कल क्या हो रहा था। कल बाबरी की नींव के लिए फीता काटा जा रहा था। हुमायूं कबीर मंच पर थे, सऊदी अरब से भी लोग आए थे। तो आज गीता पाठ हो रहा था। 5 लाख हिंदू एक साथ गीता पाठ कर रहे थे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। देखिए कल बंगाल में क्या हो रहा था। कल बंगाल में नोट इकट्ठा किए जा रहे थे चंदा के लिए और ये चंदा दरअसल बाबरी के निर्माण के लिए इकट्ठा हो रहा था। जो लोग वहां पहुंच रहे थे वो दान दे रहे थे, वो चंदा दे रहे थे। बाबरी के निर्माण में पैसा इकट्ठा होकर संदूक में भरा जा रहा था। दूसरी तरफ आज बंगाल में ही एक और बिगुल था, शंखनाद हो रहा था और ये शंखनाद के बहुत से मायने थे।
बंगाल में घमासान और भीषण हो गया है। बाबरी मस्जिद बनाम गीता पाठ का नया संग्राम शुरू हो गया है। कल बाबरी की नींव पर 3 लाख मुस्लिम जमा हुए, तो आज गीता पाठ में 5 लाख से ज्यादा हिंदू जमा हुए और बाबरी के खिलाफ जमकर शंखनाद किया। दिल ऐसा खुश हो गया जो 2 लाख से 4 लाख यहाँ आदमी इकट्ठा आ गया। 3 साल से ज्यादा टाइम नहीं लगेगी। 3 साल से ही मैं ये इमारत अच्छा से ढंग से आधुनिक मॉडल से ये बना के कंप्लीट। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। यहाँ भगवाई फहराएगा, यही सत्य है, ये सनातन सत्य है। बाबरी और गीता पाठ के संग्राम के बीच हुमायूं कबीर के नए ऐलान से घमासान और गहरा गया है। हुमायूं ने कह दिया है कि बंगाल में 1-2 नहीं 3-3 बाबरी मस्जिद बनवाएंगे और ओवैसी के साथ मिलकर ममता को सत्ता से हटाएंगे। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर क्या हो रहा था कल मुर्शिदाबाद में और आज कोलकाता में। दरअसल मुर्शिदाबाद में निलंबित टीएमसी विधायक ने बाबरी की कल नींव रखी। 2 लाख से ज्यादा लोग आए, हजारों लोग ईंट लेकर पहुंचे थे। बाबरी के शिलान्यास में सऊदी अरब से भी धार्मिक नेता पहुंचे। 25 बीघा जमीन पर हुमायूं कबीर ने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। बाबरी मस्जिद पर रोक के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर भी थी। संविधान के अपमान और भावनाओं से खिलवाड़ का हवाला दिया था, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे पहले ममता ने भी हुमायूं को टीएमसी से सस्पेंड कर दिया था, लेकिन हुमायूं के कार्यक्रम में शामिल होने लोगों का हुजूम उमड़ा। 3000 पुलिस के जवान और सेंट्रल फोर्स की 19 टीमें तैनात की गईं। इसके बाद आज बंगाल के कोलकाता में 5 लाख हिंदू पहुंचे। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सामूहिक गीता पाठ हुआ। इस आयोजन में राज्यपाल समेत 5 लाख से ज्यादा लोग आए। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी पहुंचे। साध्वी ऋतंबरा, बाबा रामदेव, बाबा बागेश्वर जैसे संत आए। इस गीता पाठ का आयोजन सनातन संस्कृति संसद ने किया था। दावा किया मकसद गीता के संदेश को आम लोगों तक पहुंचाना है। गीता सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, सभी 140 करोड़ लोगों के लिए है, यह दावा किया गया। इसे देश का सबसे बड़ा सामूहिक गीता पाठ बताया जा रहा है, लेकिन इसे बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव का जवाब भी माना जा रहा है और इसे 2026 के विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्या यह जोर आजमाइश है? क्या यह ताकत दिखाना है? सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। मैं मुसलमान के लिए काम कर जुड़ा हुआ है। मैं मुसलमान के किसी बेइज्जती करेगी, मैं अच्छा से उनको सबक। 3 साल से ज्यादा टाइम नहीं लगेगी। 3 साल से ही मैं ये इमारत अच्छा से ढंग से आधुनिक मॉडल से ये बना के कंप्लीट। एक साथ 5 लाख कंठ से गीता पाठ कोलकाता पश्चिम बंगाल की इस भूमि पर ये महासंग्राम दिखाई पड़ रहा। ये लोगों का उत्साह, आस्था का सैलाब, मानो कोलकाता में महाकुंभ लग गया हो। हम पूरे पश्चिम बंगाल और कोलकाता के वासियों को और भारतवासियों को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। और आइए अब आपको बताऊं, हुमायूं 1-2 नहीं 3-3 मस्जिद बनवाने जा रहा है। 3 बाबरी मस्जिद देखिए का ये आप देख रहे हैं, ये नक्शा है। ये 3 बाबरी मस्जिद का दावा जो हुमायूं कर रहा है, उसका कहना है एक मस्जिद बनवाऊंगा मालदा में। मालदा में 51% मुस्लिम आबादी है। मालदा को चुना है एक बाबरी बनवाने के लिए। दूसरी के लिए मुर्शिदाबाद, जिसमें कल नींव रखी है, यहां 70% आबादी मुस्लिम वोट बैंक की है। और बीरभूम, यहां 35% मुसलमान है। तीसरी बाबरी मस्जिद वो इस जगह बनवाने की बात कर रहा है। अब आपको बताऊं कि आखिर ये 3 बाबरी मस्जिद की बात क्यों कर रहा है। इससे सियासत भी जुड़ी है और इससे पैसा भी जुड़ा है। हुमायूं कबीर ने बंगाल में 3 बाबरी बनाने का ऐलान किया। मुर्शिदाबाद की जिस बाबरी की हुमायूं ने अभी नींव रखी है, उसे पूरा बनने में करीब 300 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। और इसी तरह 3 और मस्जिद बनेंगी तो 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब सवाल है कि हुमायूं को इतना फंड कहां से मिलेगा। एक बाबरी के शिलान्यास पर ही हुमायूं ने बड़ा कार्यक्रम किया। 60,000
शाही बिरयानी के पैकेट तक बंटवाए। पैसा कहां से आ रहा है 60,000 लोगों को बिरयानी खिलाने का? हुमायूं के पास पैसे और इंतजाम की कोई कमी नहीं। पहले दिन ही 100 ट्रैक्टर से ज्यादा ईंट और सामान पहुंच गया और आने वाले लोग हुमायूं को बाबरी के लिए खूब दान भी कर रहे हैं। अकेले एक शख्स के ही 80 करोड़ रुपए दान देने का यह दावा कर रहा है। अरब देशों से भी मौलाना हुमायूं के कार्यक्रम में मौलाना पहुंचे, तो क्या खाड़ी देशों से भी मस्जिद के लिए फंड मिल रहा है हुमायूं को? हुमायूं ममता सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी कांग्रेस में भी रहे। क्या मुर्शिदाबाद और बंगाल के रसूख वालों से बड़ा कनेक्शन है? क्या बाबरी वाले दांव से मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं हुमायूं? सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं हुमायूं कबीर और लॉकेट चटर्जी। से कम 2 लाख आबादी यहाँ इकट्ठा होंगी, लेकिन कल मेरा दिल ऐसा खुश हो गया जो 2 लाख से 4 लाख यहाँ आदमी इकट्ठा गया। मेरा पता नहीं है कितना लोग यहाँ से सब मदद कर रहा है। वो अपना ख्याल से अल्लाह का ऊपर भरोसा रख के अल्लाह का घर मस्जिद बनाने के लिए ये सपोर्ट दे रहा है। सारा इंडिया में मुसलमान के पैसा के कोई कमती नहीं है। वो जो सच्चा मुसलमान है, जो बिजनेसमैन है, जो शिल्पो चला रहा है, वो लोग मेरा पूरा एक सपोर्ट देने के लिए तैयार है। अगर उसका हिम्मत होता तो ऐसा जो चल रहा है अभी मुर्शिदाबाद में, तो ये क्या आज वो रोक नहीं सकते थे? उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते थे? इतना रुपया कहाँ से आया? पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसको मदद कर रहा है। ममता बनर्जी पीछे से इनडायरेक्टली उनका दल पूरा मदद कर रहा है हुमायूं कबीर को। सबको पता है इसका जवाब पश्चिम बंगाल का जनता 2026 में देंगे। अब देखिए जरा, इतना कुछ हो रहा है बंगाल में तो उस पर सियासत होना लाजमी भी उठ रहे हैं। संबित पात्रा कह रहे हैं हुमायूं ने बाबरी पर पहले भी बयान दिया, ममता ने हटाया नहीं। साफ है कि हुमायूं और ममता दोनों तुष्टीकरण के साथ खड़े हैं। वो राज्य में विकास नहीं, सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा बीजेपी के पास एक मुद्दा है जिसे ये जब चाहे उछाल देते हैं, जैसे धर्म की बात करना है और लोगों को उकसाना है। ममता बनर्जी बहुत लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता हैं। बीजेपी ने मात देने की बहुत कोशिश की लेकिन काम नहीं चला, तो वो बाबरी के नाम पर सियासी हंगामा करने में जुटे हैं। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं हम मस्जिद का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बनेगी तो विरोध भी होगा और उसका अंत भी होगा। देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं जो बाबरी की विचारधारा से विचार मिलाएगा वो देशद्रोही है। इनको वहां भेज देना चाहिए जहां से बाबर आया था, या फिर ऐसे गद्दारों को गोली मार देनी चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं बाबर के नाम से चिढ़ है तो संसद में कानून लाएं कि मुस्लिम शासकों के नाम पर कोई नाम नहीं होगा, अगर होगा तो उसे बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं हम देश में तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। देश गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद बने। हमें दूसरे धर्म या उनकी आस्था से ऐतराज नहीं है, लेकिन जो राम से खिलवाड़ करेगा उसकी ठटरी बांधेंगे। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं गीता के नाम पर बीजेपी धार्मिक नौटंकी कर रही है। बंगाल में उनका धर्म वाला कार्ड चलने वाला नहीं है और उनका 5 लाख लोगों का आने का दावा भी झूठा है। अग्निमित्रा पॉल कह रही है बीजेपी विधायक गीता धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना सिखाती है। बंगाल भी अब विभाजन की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगा। तुष्टीकरण के नाम पर ममता का अत्याचार अब नहीं चलेगा। इकबाल अंसारी पूर्व पक्षकार बाबरी मस्जिद के कह रहे हैं देशहित में बाबर ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो उसके नाम पर मस्जिद बने। बाबर ने कोई अस्पताल या स्कूल नहीं बनवाया है, इसलिए बाबर की कोई मस्जिद भी नहीं बननी चाहिए देश में। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। चाहे ममता बंदोपाध्याय हो चाहे हुमायूं कबीर हो, दोनों ही अपीजमेंट के तरफ खड़े हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सवाल है, हम विकास के साथ खड़े हैं। लोकतांत्रिक देश है, जरूर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे और उसके परिणाम भी विकास के हक में। इनकी जो जड़ें हैं, इनकी जो लिंक्स हैं, इनके जो रिश्ते हैं आपको कहीं ना कहीं संघ से और भाजपा से मिलेंगे। ये उन्हीं के एजेंट होते हैं। ये चाहते हैं कि विवाद बनता रहे, देश में चलता रहे, लेकिन देश ये नहीं चाहता। ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है, ये प्रायोजित राजनीति है। ये नागपुर द्वारा प्रायोजित राजनीति है। बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है, पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा। यहाँ भगवाई फहराएगा, यही सत्य है, ये सनातन सत्य है कि बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, भगवान श्री राम और कृष्ण के देश में
बाबर की कोई जगह नहीं, बाबर का कोई स्थान नहीं। और जो लोग बाबर से भारत में रह के प्यार करते हैं उनको वहां भेज देना चाहिए जहां से बाबर आया था। आज 5 लाख लोग एक साथ यहाँ पे बंगाल में बैठकर गीता पाठ किया और उस मुहूर्त में किया, अभिजीत मुहूर्त जिसे बोला जाता है, बहुत पुण्य का काम माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ, तो इस स्थिति में बंगाल में गीता पाठ होना, हिंदुओं को एक साथ होना बहुत जरूरी था। बीजेपी का ये टैक्टिक्स है भाई, कई लेवल पे ऑपरेट करते हैं। उनको एक हुमायूं कबीर चाहिए और वो तो वैसे भी उनके अपने ही रहे हैं। 2019 का चुनाव संभवतः बीजेपी से लड़ा। क्या चुनाव इन मुद्दों पे होना चाहिए? ये बिहार में भी मैंने कहा, मेरी रोटी पे बात नहीं होगी, मेरे रोजगार पे बात नहीं होगी, हम जाकर के बाबर और हुमायूं पे वोटिंग करेंगे। बहुत बड़ी बात, बहुत बुरा है और उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। ममता नामतः हिंदू, वास्तव में भारत विरोधी महिला है। मेरा वक्तव्य सीधा उसके सामने बिल्कुल कहिए। तो बात हो रही है बंगाल में 3 बाबरी की, लेकिन बाबरी सिर्फ 3 नहीं, क्या चौथी बाबरी मस्जिद की भी बात होने लगी है? और वो बाबरी मस्जिद हैदराबाद में होगी। हैदराबाद से सांसद है असदुद्दीन ओवैसी। हैदराबाद की पहचान चार मीनार भी है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। अब दावा किया जा रहा है कि एक बाबरी यहां भी बनेगी हैदराबाद में, और ये कौन कह रहा है उनसे भी आपको मिलवाएं। ये है मुश्ताक मलिक, मुस्लिम संगठन के संस्थापक हैं, और इनका दावा है कि अब एक बाबरी की बात ये भी कर रहे हैं हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना में भी बाबरी मस्जिद की यादगार। अब देखिए जरा क्या कह रहे हैं मुश्ताक मलिक। बंगाल के बाद हैदराबाद में भी बाबरी बनाने का ऐलान हो रहा है, यानी ओवैसी के शहर में बाबरी बनाने की तैयारी हो रही है। यह ऐलान मुस्लिम संगठन तहरीक मुस्लिम शब्बन ने किया है। तहरीक मुस्लिम शब्बन 1991 में बना एक सामाजिक धार्मिक संगठन है, और बाबरी विध्वंस की बरसी पर संगठन के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक ने घोषणा की। मुश्ताक मलिक ने कहा, ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी का स्मारक बनाएंगे, मस्जिद के साथ ही कल्याणकारी संस्था, अस्पताल, स्कूल भी बनाएंगे। हम जल्द ही ऐलान करेंगे कि ये कैसे और कितने समय में बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बाबर के मुद्दे को राजनीतिक प्रोपेगेंडा करार दिया। हालांकि वो खुद बाबरी के नाम पर स्मारक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मलिक का दावा है कि अयोध्या वाली बाबरी का बाबर से कोई सीधा संबंध नहीं है, और सदियों तक बाबरी मस्जिद हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल रही है, इसलिए वो इसके नाम पर ग्रेटर हैदराबाद में स्मारक बनाना चाहते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मुश्ताक मलिक और क्या कह रहे हैं फिरंगी मेली। हमने ये डिसाइड किया कि हैदराबाद तेलंगाना में भी बाबरी मस्जिद की यादगार बनेगी। ग्रेटर हैदराबाद के जुरिडिक्शन में बाबरी मस्जिद यादगार बनेगी, और उसके साथ समझिए कि कुछ वेलफेयर के इंस्टीट्यूशंस भी उसमें बनेंगे। और इस सिलसिले में हम बहुत जल्द डिक्लेयर करेंगे कि कैसे कैसे ये रहेगा और कब तक समझिए कि हम इसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। और बाबर के नाम से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान का मुसलमान हुमायूं कबीर के इस फैसले को रिजेक्ट कर रहा है। आप हैदराबाद में बना ले या बंगाल में बना ले, ठीक है, यह आपका पॉलिटिकल ऑफिस हो सकता है, मुसलमानों की इबादतगाह नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि हुमायूं कबीर का ये कदम उनकी सियासी जिंदगी के लिए और उनके मुस्तकबिल के लिए बड़ा खतरनाक होने वाला है। तो आप सुन रहे थे, जेडीयू नेता कह रहे हैं सियासी मुस्तकबिल के लिए खतरनाक होगा हुमायूं कबीर का यह कदम। लेकिन हुमायूं कबीर की तो प्लानिंग बहुत बड़ी है। प्लानिंग देखिए क्या है। प्लानिंग है उनकी कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर वो बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। क्या इसके पीछे कुछ एमआईएम या असदुद्दीन ओवैसी का भी कनेक्शन है? क्योंकि हुमायूं कबीर तो ये कह रहे हैं मेरी बात हो गई ओवैसी से, बंगाल में चुनाव है, 4 महीने बाद ओवैसी के साथ चुनाव लड़ूंगा। तो आपको बताऊं ओवैसी के साथ हुमायूं कबीर क्यों लड़ना चाहते हैं, और ओवैसी के साथ लड़ेंगे तो ममता बनर्जी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। हुमायूं कबीर ने ममता की सियासी मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी। कैसे? ममता की मर्जी के खिलाफ पहले बाबरी मस्जिद की नींव रखी, और अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के साथ हाथ मिलाने का ऐलान किया। हुमायूं कबीर ने कहा, मैं पहले ही ओवैसी से बात कर चुका हूं, हम दोनों मिलकर बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे।
हम बंगाल में 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 80-90 सीटें जीतेंगे, यानी इतना कॉन्फिडेंस है कि 135 पर लड़कर 90 जीत भी जाएंगे। इसके पीछे वजह क्या है मैं आपको बताऊं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। राज्य में मुसलमानों की आबादी करीब 32% बताई जाती है। मुस्लिम मतदाता आमतौर पर ममता बनर्जी को वोट देते हैं। हुमायूं और ओवैसी ममता के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। बंगाल की 74 सीटों पर मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। पिछली बार इन 74 में से सोचिए 69 सीटें ममता बनर्जी को मिली थी, जबकि 35% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली 57 सीटें, और इन 57 में से भी टीएमसी को यानी ममता को 46 सीटें मिली थी। यही वजह है, यानी मुस्लिम बहुल में 131 में से 115 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी जीती। इस बार हुमायूं जिन 135 सीटों पर लड़ेंगे उनमें ये 131 सीटें होंगी। तो क्या वो ओवैसी के साथ मिलकर ममता का खेल बिगाड़ेंगे? ओवैसी की पार्टी ने बिहार चुनाव में अपना असर दिखा दिया है। बिहार में तेजस्वी राहुल का खेला बिगाड़ा, क्या अब ममता की बारी है? सुनिए जरा हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं और एमआईएम के नेता असीम वकार खुद को उनसे अलग कर रहे हैं। सुनिए। मैं बीजेपी को सरकार आने नहीं दूंगा और टीएमसी को सरकार फिर बनाने नहीं दूंगा। किसी पार्टी में मैं नहीं शुरू होंगी, नया पार्टी बनेगी, मुसलमान के लिए काम करेगी। मीम आपके पार्टी के साथ मीम मेरा जोड़ के इलेक्शन करेगी, गठबंधन करके ही लड़ेगी। आप मीम के साथ गठबंधन करके लड़ेंगे? बात हुआ है ओवैसी से, बात हुआ। ये कि नया डेवलपमेंट हम समझ सकते हैं कल के बाद? आप रुकिए ना थोड़ा, अभी ट्रायल चल रहा है, बाकी पिक्चर अभी बाकी है। 135 सीट में उम्मीदवार खड़ा करेगी, तो लगभग में 70 से 80 सीट जीत हासिल करेगी। तो मैं ही निर्णायक शक्ति होगी, अगले दिन के चीफ मिनिस्टर में गद्दी में आएगी। हिंदुस्तान में असद ओवैसी साहब अकेले ऐसे नेता हैं जो कभी भी मोहब्बत, अमन, चैन और एकता के खिलाफ रहने वाले व्यक्तियों का साथ नहीं दे सकते। ऐसे व्यक्ति जो देश में मोहब्बत के लिए खतरा हो, मोहब्बत में दरार डालते हो, एकता के लिए खतरा हो, एकता भंग करते हो, अमन चैन खत्म करते हो, डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स करते हो, ऐसे लोगों के साथ असद ओवैसी साहब कतई नहीं जाएंगे। और बंगाल का मुसलमान जानता है कि हुमायूं कबीर किसके इशारे पर कितना काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो बड़ा दिलचस्प है, हुमायूं कबीर कह रहे हैं ओवैसी से बात हो गई है और असीम वकार कह रहे हैं कि उनके साथ नहीं जाएंगे। खैर ऑफिशियल स्टेटमेंट असदुद्दीन ओवैसी देंगे, लेकिन सवाल ये ममता बनर्जी बाबरी की नींव रखने के बाद, इस तमाशे के बाद रोक क्यों नहीं रही है? तो बताऊं वजह। अब सवाल ममता से कि बाबर के नाम की मस्जिद को ममता बनर्जी ने आखिर क्यों नहीं रोका? क्रूर शासक बाबर ने हिंदुओं सिखों का कत्लेआम किया और बाबर के नाम की मस्जिद हिंदू सिखों को भड़काने के लिए बनाई जा रही, उकसाने के लिए। ममता को बंगाल के 70% से ज्यादा मुसलमान वोट देते हैं, यह भी सच है। क्या इसलिए ममता बनर्जी बाबरी को नहीं रोक रही हैं? क्योंकि अगर बाबरी को रोका तो क्या 70% मुस्लिम आबादी नाराज हो जाएगी? ऐसा है क्या? ममता को हिंदू वोट और भावनाओं की फिक्र नहीं है? फिर सवाल यह भी है, कोई धार्मिक आजादी का हवाला देकर नहीं रोक सकता। कोर्ट जो है, कोर्ट ने कहा भाई धार्मिक आजादी इसलिए हम रोक नहीं लगा सकते, मस्जिद बनाने की भी आजादी है, नाम भी कुछ भी रख लें आजादी है। लेकिन अब सवाल यह है, पुलिस की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक माहौल का हवाला देकर पुलिस रोक सकती थी, लेकिन नहीं रोका। ममता और पुलिस बाबरी को बनने से आखिर क्यों नहीं रोक रही है? सवाल यह है। ओवैसी के साथ हुमायूं लड़ेंगे तो क्या ममता को नुकसान होगा? ममता को डर यह भी है, अगर रोका ओवैसी के साथ हुमायूं लड़े तो उन्हीं को नुकसान होगा। सुनिए जरा धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। तो नहीं बना रहा है कोई। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मुसलमान खामोश हो गया। अब देश के किसी भी कोने में अगर बाबर नाम से मस्जिद बन रही है तो ये संविधान के अनदेखी तो है नहीं, ये कोई गैर कानूनी तो है नहीं। ममता बनर्जी ने इसमें राजनीति ज्यादा की है। आप अलग रहने को क्यों बोल रही हैं? अगर कम्युनल पॉलिटिक्स है ये हुमायूं कबीर की, तो आप गिरफ्तार कीजिए उनको और गिरफ्तार करके जेल में डालिए बल्कि, और उनको सजा दीजिए कि भाई कम्युनल पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं आप। आपने तो उसको बाकायदा सुरक्षा दी है, आपने तो बाकायदा वो प्रोग्राम होने दिया है, आपका तो सारा तंत्र मंत्र लगा हुआ था वहां पे। मस्जिद को एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदुस्तान में उसकी बुनियाद रखी जा रही है। अगर इस वक्त बार बार बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखना ये पूरे मुल्क को फिर से तबाही के दहाने के ऊपर जो है पहुंचाने की बात है। जहां तक रह गई मस्जिद की बात, तो मस्जिद
बाबर, अकबर, औरंगजेब के नाम पर ना रख के मस्जिद अल्लाह के नाम पर रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर रखिए, या इमामों और अहले बैत के नाम पर रखिए, जिनके नाम पर मस्जिदें होती हैं। और यह भी सच है कि पढ़े लिखे मुस्लिम धर्मगुरु भी इसके खिलाफ हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, नाइट क्लब बना शमशान। हिला देने वाली खबर है, नाइट क्लब जिसमें 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे गोवा में रात को, और उसमें आग लग गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नाइट क्लब में लोग मौजूद थे, बताया जा रहा है 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे जिस वक्त आग लगी। आग लगने के बाद अफरा तफरी, चीख पुकार मच गई। 25 लोगों की मौत हो गई है जलकर। अब आपको बताऊं, आग लगने के ठीक पहले का वीडियो। डांसर फ्लोर पर थी और नाइट क्लब में डांस कर रही थी। उसके पीछे देखिए, धीरे धीरे आग लगनी शुरू होगी। चिंगारी गिरती दिख रही है आपको। आप देख रहे हैं, डांसर डांस कर रही थी, डांस करते करते पीछे से आग लगी और भगदड़ मच गई। और सोचिए, इस नाइट क्लब में उस वक्त 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। सैटरडे नाइट थी, भीड़ ज्यादा थी और किसी को समझ नहीं आया कब आग लगी। लेकिन पीछे देखिए, मैं रेड एरो से आपको दिखा रहा हूं, लाल रंग के एरो से पीछे आग दिखाई दे रही है। कुछ जलता हुआ नजर आ रहा है। गाना चलता रहा क्योंकि म्यूजिक इतना ज्यादा था, आवाज नहीं आ रही थी। और उसके बाद देखिए, आग धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई है। देखिए, चिंगारियां गिरनी शुरू हुई। देखिए, उस वक्त तक हंसी मजाक हो रहा था, किसी को इल्म नहीं था इतना बड़ा ये शक्ल ले लेगा, और ये शक्ल ले ली। उसके बाद आग की ऊंची ऊंचे लपटे, पूरा नाइट क्लब जलकर खाक। और उसके बाद देखिए, इसके बाद भगदड़ मची, एम्बुलेंस आना शुरू हुई, डॉक्टर्स की टीम मौके पर पहुंचना शुरू हुई। साथ फायर ब्रिगेड पहुंची और तब तक बहुत से लोगों की जान जा चुकी थी। बहुत से घायलों को एम्बुलेंस में ले जाया गया। गोवा नाइट क्लब, वीकेंड की पार्टी चल रही थी। रात के करीब 12 बजे डांस फ्लोर में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। संडे की छुट्टी थी, लोग जश्न में डूबे थे। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसका किसी को अंदाजा नहीं था। कुछ ही देर में जश्न की जगह मातम छा गया। चीख पुकार मच गई, लोग भागने लगे। जोरदार सिलेंडर ब्लास्ट के बाद क्लब की छत से कांच के टुकड़े गिरने लगे। आग की तेज लपटें और धुओं के बीच लोग घबरा कर भागने लगे। नाइट क्लब देखते ही देखते शमशान बन गया। अब देखिए जरा, ये है वो नाइट क्लब, ये उसी की तस्वीर है। इसी में आग लगी
गोवा के नाइट क्लब में दरअसल सिलेंडर फटा था, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और भयंकर आग लगी। पुलिस के मुताबिक क्लब में करीब 12 सिलेंडर ब्लास्ट हुए इस तरह से। उसके बाद ऊंची ऊंची आग की लपटें उठने लगी। आग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर बनी रसोई में लगी। इससे क्लब के दूसरे हिस्सों में आग फैली। कुछ ही मिनटों में आग पूरे क्लब में फैल गई। आग लगते ही अंदर जोरदार भगदड़ मच गई। फौरन लोग भागने लगे। उस समय क्लब में वीकेंड पार्टी चल रही थी। करीब 100 लोग डांस फ्लोर पर मौजूद थे अकेले। धुआं और लपटें देखते ही देखते लोग घबराकर फौरन नीचे की तरफ भागे। वो गलती से कहां पहुंच गए, ग्राउंड फ्लोर के किचन में पहुंच गए। वहां पहले से मौजूद स्टाफ भी फंस गया था अंदर ही, और सबसे ज्यादा शव किचन एरिया से मिले। भागने की कोशिश में 2 लोगों की मौत तो सीढ़ियों पर ही हो गई। सिलेंडर ब्लास्ट होने से 25 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग घायल हुए। मरने वालों में 5 विदेशी और 20 स्टाफ बताया जा रहा है, 5 टूरिस्ट हैं। कुछ शवों की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है और कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। तब तक नाइट क्लब में कई लोगों की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों की मौत जलने की वजह से भी हुई है, जबकि कई लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। मरने वालों में ज्यादातर क्लब में काम करने वाले कर्मचारी थे बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिवार वालों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और घायलों को 50,000 रुपए का ऐलान किया गया है। आपको सुनवाता हूं उस वक्त जो वहां चश्मदीद मौजूद थे, उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मेरे को सर जिसे उधर दिखाई दिया है ना, वो आग जैसे ऊपर लोग दिखाई दे रहा है, तो ऐसे मालूम पड़ा कि आग लगा। क्या आवाज ऐसा कुछ आवाज आया जैसे टायर गाड़ी का बोलता है ना, उससे आवाज आया जैसे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, मालूम पड़ा। वो घर पे जा रहा था, तभी देखा कि आवाज आया ब्लास्ट का वगैरह, तो मैं देखा कि मेरे नियर बाई घर है इधर। मैं देखा तो कि अभी आग जला, तो बाद में देखा तो एम्बुलेंस, थोड़े टाइम के बाद घर पे गया मैं, एम्बुलेंस जा रहे बाहर, तो बाद में अपनी गाड़ी लेके उस साइड में गए तो देखा तो ये सब इंसिडेंट हो चुका था। अब आपको अंदाजा होगा आग कितनी भीषण थी। नाइट क्लब में सैटरडे नाइट 100 लोग डांस फ्लोर पर थे, आग लगी, 25 की जान गई। देखिए खुद सीएम मुख्यमंत्री गोवा के प्रमोद सावंत नाइट क्लब। तो जब गोवा के मुख्यमंत्री पहुंचे तो उनके सामने से भी बॉडीज हटाई जा रही थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, गोवा के अरपोरा में हुई आग दुर्घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। पीएम राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने लिखा, यह सिर्फ एक हादसा नहीं, सुरक्षा और शासन की क्रिमिनल नाकामी है। एक पूरी ट्रांसपेरेंट जांच से जवाबदेही तय होनी चाहिए। यह पक्का होना चाहिए कि ऐसी दुखद घटनाएं दोबारा ना हो। गोवा के सीएम ने लिखा, मैं बेहद दुखी हूं और इस कठिन समय में सभी पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैंने मौके पर जाकर हालात देखे हैं और इस घटना की जांच के आदेश भी मैंने दे दिए हैं। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। हमने मैजिस्ट्रल इंक्वायरी तो ऑर्डर की है। इनिशियल स्टेज पे उस होटल के जनरल मैनेजर्स और उस होटल के ओनर के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज की है। उनको अरेस्ट करने का वारंट भी निकाल दिया है। इस सभी जांच की पूरी यानी मैजिस्ट्रल इंक्वायरी की जाएगी। उन्होंने फायर सेफ्टी नॉर्म्स, कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो किया है कि नहीं, ये देखा जाएगा। जानबूझ के लोगों का मर्डर किया गया। क्लब को डिमोलिशन ऑर्डर निकाला था। जो फायर लाइसेंस होता है फायर सेफ्टी नॉर्म्स के तहत, वो भी इनके पास नहीं था। मुख्यमंत्री कल रात में हमने देखा कि ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला है कि दिस इज अ डेंजरस सिचुएशन एंड पीपल आर नॉट फॉलोइंग द नॉर्म्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गोवा राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है। ये भूलों की वजह से होती है, ये इस कारण से होती है कि आपने उचित व्यवस्था नहीं रखी, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं रखी, इस तरह के हादसे न हो। और जिम्मेदारी फिक्स करनी बहुत जरूरी है, जवाबदेही की आवश्यकता है और उम्मीद करते हैं कि सरकार तुरंत जवाबदेही फिक्स करेगी और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिवारों को उचित मुआवजा भी मिलेगा। जो
जो भी लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, उनको लगातार सेफ्टी ऑडिट करना जरूरी है। बहुत सारी लाइसेंसेस ऐसे हैं जिसका दुरुपयोग कर मिसयूज किया जाता है और वो विदाउट सेफ्टी एंड विदाउट रेगुलेशन वो चलते रहते हैं। ये उसी का एक नतीजा है। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है ऐसी जगहों पर सेफ्टी नहीं होती। क्या ऐसा सच है? जरा पहले मैं नाइट क्लब आपको दिखाऊं। यह नाइट क्लब की तस्वीर है और इस तरह से बना हुआ था नाइट क्लब। ये देख रहे हैं तस्वीर आप, भव्य नाइट क्लब पानी के बीचों बीच बना हुआ था। गोवा में नाइट क्लब था। ये आप उसका एरियल शॉट भी देख रहे हैं इस नाइट क्लब का। यहां हर रोज सैकड़ों लोग पहुंचते थे। अब देखिए आग लगने के बाद और पहले की दोनों तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यह नाइट क्लब के अंदर की एक तस्वीर है आग लगने के पहले की, और आग लगने के बाद देखिए पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है यह नाइट क्लब। दोनों तस्वीरें आप मिला सकते हैं। एक हादसे से के पहले की तस्वीर है और एक हादसे के बाद की तस्वीर। आइए अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। इसी हादसे में जलकर बहुत से लोगों की मौत हुई है। 25 लोगों की मौत हुई है जिनके शव मोर्चरी में रखे गए हैं। परिजन परिवार वाले पहुंच रहे हैं उनके शव लेने। बड़ी बात यह ज्यादातर वो लोग भी हैं जो वहां स्टाफ था, और स्टाफ में वो लोग भी हैं जो गोवा के नहीं थे, जो दूसरे शहरों से यूपी बिहार झारखंड से आए हुए लोग थे, उनकी जानें भी गई हैं। अब इस मामले में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। पुलिस ने मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल यह है कि जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजर की या मालिक की? यह तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पुलिस नाइट क्लब में पहुंची जिस नाइट क्लब में आग लगी थी। अब सवाल यह है कि कौन है जिम्मेदार? गोवा के बागा इलाके में यह नाइट क्लब है। यह नाइट क्लब का हाल देख रहे हैं। अब ऐसा हो गया है, क्लब का नाम है बारिज बाय रोमियो लेन और क्लब खुद को आइलैंड क्लब बताता है। क्लब में एंट्री और एग्जिट के रास्ते बहुत संकरे हैं। फायर ब्रिगेड क्लब तक नहीं पहुंच पाई, बताया गया 400 मीटर दूर पार्क करना पड़ा फायर ब्रिगेड को। इसके बचाव कार्य में काफी देरी इसलिए हुई, फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं हो रहा था। शुरुआती जांच में यह बात सामने निकल कर आई है। अधिकतर मौतें धुएं और दम घुटने की वजह से हुई। हादसे के बाद सुरक्षा मानकों पर सवाल उठ रहे हैं। क्लब को निर्माण, सुरक्षा और फायर सेफ्टी पर सवाल उठ रहे हैं। इलाके के सरपंच के मुताबिक क्लब विवादों में था। साझेदारों के बीच झगड़े के चलते पंचायत ने जांच की थी और इसके मुताबिक क्लब बिना अनुमति के बनाया गया था। इसके लिए क्लब को तोड़ने का नोटिस भी जारी कर दिया गया था, फिर भी क्लब पर एक्शन नहीं हुआ। आपको बताऊं, लेकिन मालिकों की पहुंच के कारण कार्रवाई रोक दी गई। बाहर निकलने का रास्ता बहुत संकरा था, इसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए। कुछ ही मिनटों में पूरा क्लब आग की लिपटों में घिर गया है। वहां पाम लीफ से सजावट भी की गई थी जो आग लगने के तुरंत बाद जल गई। धमाका इतना तेज था कि स्टाफ के पास बहुत कम समय बचा। भीड़भाड़ होने और छोटे दरवाजे के कारण बाहर नहीं निकल सके लोग। आग लगने के कारणों की इस वक्त जांच चल रही है। एफएसएल की टीम आग की असली वजह की जांच कर रही है। क्लब मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने क्लब के मैनेजर विवेक सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है और नाइट क्लब में आग मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित के परिवार और पुलिस। भतीजा है, बड़ा भाई का लोग दोनों, तो इसको देखने के लिए आया ना। क्या हुआ? वो होटल में रहता था ना, रात को इंसिडेंट हुआ उसमें। हाँ, रात को ही है या मर गया? मर गया, दोनों मर गया। होटल में किचन में काम करता था लोग। भाई थे? ओ भाई, मेरा भतीजा लगता है ना। दोनों? हाँ, दोनों अपना खुद सगा, एक माँ का सगा। एक दो मर गए दोनों। ज्यादातर जो बॉडीज मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडीज मिली है। और अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी और उसमें जो भी उसके कंक्लूजन निकल के आते हैं जांच के, उसके हिसाब से हम लोग इसमें एक्शन लेंगे। अब आइए आपको मिलवाता हूं कौन है इस नाइट क्लब के मालिक जिसमें 25 लोगों की मौत हुई है। कहा गया बहुत से नॉर्म्स की अनदेखी की जा रही थी, उल्लंघन किया जा रहा था। ठीक है, वो छोटे मोटे शख्स नहीं है। उनका नाम फोर्ब्स की मैगजीन में भी आ चुका है। इनका नाम सौरभ लूथरा है। बड़ी शख्सियत है,
बहुत और बड़ा कारोबार है उनका। आइए आपको बताऊं सौरभ लूथरा के बारे में। कौन है ये सौरभ लूथरा को आप देख रहे हैं, बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब का मैनेजर मालिक सौरभ लूथरा है। सौरभ लूथरा एक गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर है। इंजीनियरिंग से सौरभ लूथरा रेस्टोरेंट मालिक बना, तेजी से अपने रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाया है। सबसे तेजी से रेस्टोरेंट मालिक में इन्हें गिना जाता है। लूथरा को कई उद्योग पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। 2016 से लेकर अब तक रेस्टोरेंट और बार के लिए कई खिताब जीते। रोमियो लेन नाइट क्लब अभी 22 शहरों और 4 देशों में मौजूद है। फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट में सौरभ लूथरा का नाम शामिल हो चुका है। लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार वो मामाज बॉय के चेयरमैन भी हैं। सौरभ लूथरा सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से बीटेक में ग्रेजुएट हैं। पहले वो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में काम किया करते थे। 2016 में नई दिल्ली में रोमियो लेन की शुरुआत की थी। वेबसाइट के मुताबिक वो पब्लिक रिलेशन के मास्टर हैं और अपने क्लबों में स्पेशल ऑर्गेनिक कॉकटेल सर्व करते हैं। लूथरा के गोवा के क्लब में 2 लोगों का औसत बिल जो है वो लगभग 3600 रुपए आता है और एक आदमी का खाने पीने का खर्च है करीब 1800 रुपए आता है। बिर्च बाय रोमियो लेन भारत का पहला आइलैंड बार भी कहा जाता है और पोरा में बना यह क्लब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। झील का नजारा, नदी किनारे डेक, फव्वारे स्टाइल थीम है इसकी। दिल्ली एनसीआर में भी रोमियो लेन के कई आलीशान आउटलेट हैं। गोवा में लग्जरी पार्टी करने वालों के लिए टॉप स्पॉट भी है यह जगह। आइए अब आपको सुनवाता हूं जो बच गए, इस नाइट क्लब में थे जो बच गए, वो क्या कह रहे हैं। Actually we got lucky. हम भाग्यशाली हैं, बाल बच गए। हमारा कैब ड्राइवर थोड़ी देर से आया, नहीं तो उस वक्त हम भी नाइट क्लब में होते। हाँ, हम लोग भी हादसे में बच गए हैं। हमारे हॉस्टल से ये सिर्फ 240 मीटर दूर है। नाइट कल रात 10:30 बजे की लैंड हुई थी, तो हम अराउंड 12 बजे यहाँ आए थे। तो जैसे ही हम लोग अपने हॉस्टल पहुंचे तो हमने देखा वहाँ पे कि धुआं काफी ज्यादा आ रहा है एंड वहाँ कुछ रेडिश ह्यू भी था। एक्चुअली वी वर प्लानिंग, दरअसल हम यहाँ आना चाहते थे और कल पार्टी करना चाहते थे, तभी हमें आग की जानकारी मिली और हम नहीं गए। टू नो दैट अ बिग फायर हैज टेकन प्लेस आउट हियर, सो वी डिडंट गो। तो आप सुन रहे थे जो लकी थे इसमें, जो बच गए, जो नहीं पहुंचे। आइए अब आपको खबरों में आगे ले चलते हैं। आज की एक और खबर है, घुसपैठियों में भगदड़ मच गई है। घुसपैठी जो उत्तर प्रदेश में थे, जिनके लिए योगी ने ऑर्डर दिया कि इनको तलाशो, इनको ढूंढो और इनको इनके मुल्क भेजो या फिर डिटेंशन सेंटर भेजो। ये उसकी एक तस्वीर आप देख रहे हैं, जो अलग अलग जगह पर इनकी तलाश हो रही है। और उसके बाद देखिए हुआ क्या। खबर यह है कि पहले पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। कल जानकारी मिली कि यूपी में इस तरह के डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। इसका रोड मैप तैयार हुआ, यहां रखा जाएगा घुसपैठियों को। आज देखिए क्या शुरू हुआ। आज यूपी में यह शुरू हुआ कि जैसे बंगाल में एसआईआर की शुरुआत होते ही भगदड़ मची थी, वैसे यूपी में दावा है कि जो घुसपैठ करके आए थे वो भागना शुरू हो गए। बताया जा रहा है 160 लोग भाग चुके हैं नौकरियां छोड़कर। घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए जैसे ही योगी ने ऑर्डर दिया, योगी फोर्स छानबीन के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरी। बस्ती, झुग्गी और हर जगह संदिग्धों की जांच शुरू हुई तो घुसपैठ गैंग में खलबली मच गई। घुसपैठिए जान बचाकर भागने लगे। किसी ने कामकाज बंद कर दिया तो कोई नौकरी छोड़कर भाग गया, क्योंकि योगी की टीम की नजर हर उस शख्स पर है जो बॉर्डर पार से हिंदुस्तान में घुसा, बिना दस्तावेज के योगी के यूपी तक आ पहुंचा। अगर कोई घुसपैठिया भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। योगी राज में घुसपैठियों को भगाने का पूरा प्लान रेडी है, तेजी से अमल हो रहा है। मकसद है यूपी को घुसपैठिया मुक्त बनाना। और आइए अब आपको बताऊं क्या जानकारी मिल रही है, यूपी कैसे घुसपैठिए छोड़कर भाग रहे हैं। लखनऊ में घुसपैठियों की धरपकड़ ऐसे वक्त तेज हुई जब सीएम योगी ने अवैध प्रवासियों को पकड़ने को कहा। पहले डिटेंशन सेंटर बनाकर घुसपैठियों को रखने के आदेश दे दिए। इसके बाद राजधानी समेत पूरे यूपी में प्रशासन हो गया एक्टिव। युद्ध स्तर पर लखनऊ, बरेली, मेरठ, झांसी में काम शुरू हो गया। असर क्या हुआ, हजारों लोगों की तलाशी, दस्तावेज जांच और छानबीन शुरू हुई। और इस अभियान के बाद यूपी में घुसपैठियों में भगदड़ मच गई। लखनऊ में काम करने वाले लोगों ने से जब दस्तावेज मांगे गए तो निगम से जुड़े सोचिए 3200 कर्मियों में से 160 फरार हो गए, क्योंकि इन लोगों से निवास प्रमाण,
या एनआरसी सर्टिफिकेट मांगा गया था। पता यह चला कि 3200 में से 1400 असम और 150 बंगाल के रहने वाले। अफसरों का कहना है एनआरसी सर्टिफिकेट देंगे तभी नौकरी मिलेगी। इससे पहले महापौर भी जब बस्तियों में निरीक्षण करने पहुंची थी तो मेयर के आने की खबर मिलते ही कई लोग भागने लगे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में पहले तो एसआईआर हो रहा है, दूसरा योगी ने डिटेंशन सेंटर बनाने की कार्रवाई तेज कर दी है। डिटेंशन सेंटर का मॉडल सामने आया तो भगदड़ मचना लाजमी था। योगी ने आदेश दिया रोहिंग्या बांग्लादेशी को यूपी से बाहर करो, सभी जिलों के डीएम पहचान करें क्योंकि यह सुरक्षा के लिए खतरा है। सुनिए जरा क्या कह रही है लखनऊ की मेयर। में जोर शोर से सत्यापन की कार्रवाई चल रही है। जिनको पता चल रहा है वो आ भी नहीं रहे हैं और पूरे लखनऊ में जिन लोगों ने बसाया गया है, जिन्होंने इनको बसाया पहले उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक एक प्लाट में 100-100 झुग्गी झोपड़ियाँ बसाए हुए हैं और लाइट कनेक्शन दिया है। मैंने बिजली विभाग को भी पत्र लिखा है कि किस आधार पे दिया है कनेक्शन। देश के हित में, शहर के हित में, प्रदेश के हित में, जनता की सुरक्षा बाहर और अपने रोजगार के हित में इनको बाहर करना चाहिए। अब देखिए आज खुद ब्रजलाल पहुंचे, पूर्व डीजीपी भी है, सांसद भी, और ब्रजलाल पहुंचे पार्क में जहां उन्होंने वीडियो बनाया। कहाँ कराने वाले हो? असम। आसाम में कहाँ के? बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है? असद अली खान। कहाँ कराने वाले हो? क्या नाम है आपका? बिमला खातून। बिमला खातून। आपका? रुखसान अली। रुखसान अली। कहाँ कराने वाले हो? असम। आसाम में कहाँ के? बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है? असद अली खान। कहाँ कराने वाले हो? बंगाई। गाँव कौन सा है? गाँव पलकसी। बाड़ी। पलकसी। आपका क्या नाम क्या है? हमारा नाम सनोरा बेगम। हाँ, आप कहाँ कराने वाली हैं? हम असम रहने वाले। आसाम में कहाँ के? बंगाईगांव। बंगाईगांव सब। हाँ। आप कहाँ, क्या नाम है आपका? ये मैंने इनसे पूछा तो ये सब अपने को बताते हैं आसाम के हैं, लेकिन हैं वास्तव में ये बांग्लादेशी। अब देखिए जरा, ये एसआईआर के बाद सब शुरू हुआ है। अब देखिए जो एसआईआर हो रहा है उसका विरोध भी हो रहा है। एसआईआर के बाद ये भगदड़ हो रही है, लेकिन एसआईआर के विरोध की तस्वीर आज बनारस से आ रही है। बनारस में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, लोग सड़कों पर उतरे। चलिए आप आराम से चल जाइए। अब देखिए क्या हुआ है अब तक एक्शन। एसआईआर का मुद्दा घुसपैठियों के लिए मुसीबत बन गया क्योंकि प्रशासन सभी वोटरों के दस्तावेज देख रहा है। वोटर लिस्ट में नाम रखने के लिए वेरिफिकेशन हो रहा है। 12 राज्यों में अब तक करीब 51 करोड़ फॉर्म बंट गए, जिनमें 98% फॉर्म भरने के बाद उन्हें डिजिटाइज भी कर दिया गया है, यानी वो अपलोड हो चुके हैं। अकेले यूपी में सोचिए करीब 15 करोड़ लोगों का डेटा डिजिटाइज हो गया है। बस इसी प्रक्रिया से घुसपैठियों में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा है एसआईआर से घुसपैठियों के वोट कटेंगे क्योंकि इससे मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कुंभ में स्नान से आत्मा को शुद्धि होती है, अब एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट की सफाई हो रही है। ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि इसी से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसी वजह से, क्योंकि एसआईआर से अवैध तौर पर रह रहे विदेशी निकाले जाएंगे। उधर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी घुसपैठ पर प्रहार किया है। नड्डा ने कहा एसआईआर के जरिए देश से घुसपैठियों को भगाएंगे क्योंकि झारखंड में घुसपैठ से आदिवासियों की संख्या घटी है। झारखंड में घुसपैठ से आदिवासी 45% से घटकर 25% रह गए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। घुसपैठियों के सहारे यानी देशद्रोहियों के सहारे सरकार चलाना चाहते हो और राष्ट्रभक्तों को कुचलना चाहते हो। ये झारखंड की जनता है या हमारे आदिवासी भाई, ये लड़ जाएंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, लेकिन कभी झुकेंगे नहीं और हमारे घुसपैठियों को चुन चुन करके इस देश से बाहर करने में अपना योगदान करेंगे। हम ऐसे लोगों को डिटेक्ट करेंगे, घुसपैठियों को, उनके वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करेंगे, डिपोर्ट करेंगे। घुसपैठियों के खिलाफ एक आवाज जो हम देख रहे हैं उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम
भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये मैं जरूर। जो घुसपैठिए के रूप में निवास कर रहा है वो मतदाता सूची में बचे ना। जो नाबालिग मतदाता हैं वो मतदाता सूची में उनका नाम डिलीट किया जाए। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके काम कर रही है। हम खुले हृदय से मतदाता सूची पारदर्शितापूर्ण निष्पक्ष बने, इसके हम पक्षधर हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक काम कर रहे हैं। अब देखिए, बात घुसपैठियों की हो रही है और घुसपैठियों को बाहर करने की हो रही है, लेकिन इस बीच क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऐसे शख्स को घुसपैठिया बताकर बाहर भेज दिया गया, उसे वापस बुलाना पड़ा हो? ऐसा हुआ है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह जून 2025 की तस्वीर है। सोनाली को बांग्लादेशी कहकर बांग्लादेश भेज दिया गया। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, उसे बांग्लादेश भेजा गया और बांग्लादेश भेजने के बाद बांग्लादेश में उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। उसके बाद यह मामला पहुंचा कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोनाली को वापस लाया गया बांग्लादेश से। अगली तस्वीर देखिए, यह तस्वीर है बांग्लादेश से वापस सोनाली हिंदुस्तान लौटी है। ये वो तस्वीर है। आप देख रहे हैं, वापस आते हुए बाकायदा टीम उनको वापस लेकर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोनाली खातून की वापसी हुई है। पता चला उनके पिता का दावा है यहीं की रहने वाली है, हिंदुस्तानी। अब देखिए सोनाली खातून का मामला है क्या। दरअसल सोनाली खातून की घर वापसी करीब 5 महीने बाद हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 3 दिन बाद वो भारत आ गई। उत्तर बंगाल में मालदा सीमा के रास्ते उन्हें भारत लाया गया। सोनाली खातून के साथ उनका 8 साल का बेटा भी आया है। सोनाली को बीरभूम के रामपुर हाट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सोनाली खातून करीब 1 महीने तक रह सकती हैं, क्योंकि गर्भवती सोनाली खातून बच्चे को जन्म देने वाली है। ऐसे में प्रसव होने तक डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगी। भारत लौटने के बाद से सोनाली और उनका परिवार बहुत खुश है। उनका बेटा और भारत में रही 6 साल की बेटी भी बहुत खुश है, क्योंकि सोनाली और उनका बेटा बांग्लादेश की जेल में बंद थे। सोनाली के पति समेत परिवार के 6 सदस्य डिपोर्ट किए गए थे। भारत से भेजने पर बांग्लादेश ने उन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, जिसके बाद बेटे के साथ बांग्लादेश की जेल में 103 दिन रही। सोनाली ने कहा, जेल की एकांत कोठरी में रहना यातनापूर्ण था मेरे लिए। मां बेटा तो आ गए, लेकिन पति और बाकी लोगों का आना बाकी है। घर वापसी पर सोनाली खातून खुश हैं और इमोशनल भी नजर आई। उन्होंने कहा, अगर मेरा बेटा हुआ तो उसका नाम देश प्रेम रखूंगी। साथ ही कहा, ममता बनर्जी के बिना मेरा आना संभव नहीं होता, क्योंकि टीएमसी सांसद समीरुल इस्लाम ने सोनाली की कानूनी लड़ाई लड़ी थी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर सोनाली की वापसी पर मुहर लगी थी। उसके बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है रूस से। रूस ने यूक्रेन पर 700 हवाई हमले कर दिए। 700 हवाई हमले। पुतिन भारत में थे, भारत से लौटे और उसके बाद ताबड़तोड़ अटैक किए। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जो तस्वीरें आई हैं यूक्रेन पर हमले करने की, ये वो तस्वीरें। 700 एयर स्ट्राइक किए एक साथ। अगली तस्वीर देखिए, ये है 29 यूक्रेनी ठिकानों पर ये रूसी अटैक हुए। एक और तस्वीर देखिए, 700 एयर स्ट्राइक के बाद ये यूक्रेन में तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो पुतिन कह चुके हैं वो अमेरिका और यूरोप के आगे झुकने वाले नहीं, जब तक उनकी शर्तें नहीं मान ली जाती। बहरहाल आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।